तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। सबसे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक खबर पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से अपने सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इनको श्रद्धांजलि। क्योंकि आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश में न सिर्फ जनरल बिपिन रावत बल्कि उनकी वाइफ मधुलिका रावत और उनके साथ उनके कुल मिलाकर जो 9 साथी थे, क्रू मेंबर 5 अलग छोड़ दूँ उनको तो, इन तमाम लोगों की तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई। और आज शाम इंडियन एयरफोर्स ने इसका बाकायदा इस बारे में अपनी जानकारी दी और बताया। तो आज पूरी कहानी जनरल बिपिन रावत के बारे में और ख़ास तौर पर जो कुछ आज सुबह 9 बजे से लेकर 12:20 तक हुआ, मैं चाहूँगा वो पूरी डिटेल आपके सामने रखूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि हुआ क्या था। जनरल बिपिन रावत इस देश के पहले सीडीएस थे, ये तो आप सबको पता ही है। एक तमिलनाडु में जगह है वेलिंगटन। इस वेलिंगटन में एक डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, बहुत ही नामचीन आर्मी के लिए। और यहाँ से एक तरह से लीडर निकलते हैं। करीब 400 से 450 यहाँ पे आर्मी के जवान और वो लोग पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं और दुनिया के कई देशों के लोगों को भी यहाँ स्टडी करने के लिए आते हैं। और ये एक डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन में। इसी कॉलेज में आज दोपहर के बाद एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था जिसमें लेक्चर देना था जनरल बिपिन रावत जी को, और उसी के लिए वो वेलिंगटन जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे जनरल बिपिन रावत दिल्ली में 3 कामराज रोड है जहाँ पे उनका ऑफिशियल बंगला है, जहाँ रहते हैं वो एक बहैसियत सीडीएस। तो वहाँ से अपने घर से निकलकर वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं दिल्ली में। एयरपोर्ट पर ऑलरेडी उनके इस पूरे प्रोग्राम की जानकारी वहाँ थी टीम को, सेना को, एयरफोर्स को। चूँकि यहाँ ये याद रखिए कि जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर थल सेना हो या फिर नेवी हो, उन सभी के वो चीफ थे, बॉस थे, सीडीएस। इसीलिए कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो तीनों सेनाओं को मिलाकर वो सबसे बड़े अफसर। और ये पहली बार ये पोस्ट अभी क्रिएट हुआ और उसके पहले देश के जो सीडीएस थे वो बिपिन रावत जी थे। तो ये एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहाँ पर एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जिसका नंबर था K3602, ये आईजीआई एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। जनरल बिपिन रावत अपनी वाइफ मधुलिका रावत के साथ एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। उनके साथ उनके 2 पर्सनल स्टाफ थे सीडीएस के ही, और साथ में 5 सिक्योरिटी गार्ड, ये भी सब आर्मी से थे। तो ये 7 लोग और 2 पति पत्नी, 9 लोग उस स्पेशल एयरक्राफ्ट में सवार होते हैं। और यहाँ से ये लोग पहुँचते हैं वहाँ सुलूर, एक जगह है जो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सुलूर में चूँकि रनवे ठीक ठाक है, वहाँ पे ये स्पेशल एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता था, तो वहाँ ये लोग पहुँचते हैं। दिल्ली से 9 बजे फ्लाई करते हैं। करीब 2.5 घंटे का ये उड़ान होता है। इसके बाद दिन में सवेरे करीब 11:30 बजे सुलूर पे ये स्पेशल एयरक्राफ्ट लैंड करता है। अब यहाँ से उन्हें जाना था वेलिंगटन, जहाँ पे ये कॉलेज है डिफेंस सर्विसेज का। सुलूर से इस कॉलेज की दूरी करीब 150 किलोमीटर के आसपास है, उससे भी थोड़ा कम ही है। लेकिन आमतौर पर जो भी वीवीआईपी होते हैं वो तमाम लोग सुलूर से, जो एयरफोर्स का बेस है, वहाँ से चॉपर यूज़ करते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं। तो सुलूर एयरबेस पे एक चॉपर खड़ा था जो एक ख़ास चॉपर है, रशिया से बना हुआ है ये, और MI-17V5 एक्चुअली इसका दूसरा नाम ये भी है कि MI-17 सीरीज़। इससे पहले 16, 15 थी, अभी ये लेटेस्ट है। 2008 में भारत सरकार ने MI-17 सीरीज़ के ऑर्डर दिए थे। 2016 से इसकी डिलीवरी शुरू हुई और 20 तक करीब 150 MI-17 सीरीज़ के हेलीकॉप्टर हमारे पास हैं, और इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक साथ 36 जवान लोग बैठ सकते हैं। और जो वीवीआईपी मूवमेंट होती है हमारे, जैसे इवन प्राइम मिनिस्टर
वो भी इस MI-17 सीरीज़ के हेलीकॉप्टर में ऐसी जगहों पे जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जहाँ फ़्लाइट नहीं जा सकती, जहाँ सड़क के रास्ते टाइम लगता है, आप जा सकते हैं। जैसा आपको याद होगा, हाल में अभी केदारनाथ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जब भी वो केदारनाथ का दौरा करते हैं MI-17 सीरीज़ की इसी हेलीकॉप्टर का वो इस्तेमाल करते हैं। और ये दुनिया भर में इसकी काफ़ी अच्छी हैसियत है और इसके बड़े कम हादसे हुए। ट्विन इंजन है, एक इंजन ख़राब भी हो तो चलेगा। तो वो सारी चीज़ें थी और उसी सुलूर एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर, ये MI-17 5V सीरीज़ का एक हेलीकॉप्टर, एक चॉपर इंतज़ार कर रहा था। अब ये सारे लोग, जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और उनके साथ के टोटल जो 7 और स्टाफ थे, वो उस चॉपर में जाकर बैठ जाते हैं। और उस चॉपर में 5 अलग से क्रू मेंबर बैठे हुए थे, पायलट और को पायलट समेत कुल 5 लोग। तो अब 9 और 5 14 लोग हो गए। 14 लोग अब सुलूर से रवाना होते हैं वेलिंगटन के लिए, और लगभग 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर ये दूरी पूरी करनी थी। बहुत ज़्यादा हाइट पे भी नहीं जाना था, और करीब करीब टाइम ये था कि 12:30 के आसपास वेलिंगटन में लैंड कर जाएंगे। और ये चीफ गेस्ट थे इस फंक्शन के, जनरल बिपिन रावत। सुलूर से 11:45 पर ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, और इसके बाद अगले 35 मिनट तक सब कुछ ठीक था। 10 मिनट की अब दूरी पर वेलिंगटन का वो रनवे था। अच्छा, वेलिंगटन भी जो ये डिफेंस सर्विसेज का कॉलेज है, वहाँ पे रनवे बहुत छोटा, और वहाँ एक जिमखाना क्लब है उनका, और उन्हीं जिमखाना क्लब वालों का ये एक तरह से रनवे। तो जो भी ख़ास मेहमान आते हैं इस डिफेंस कॉलेज में, चूँकि अक्सर आर्मी के, एयरफोर्स के लोगों के आना जाना होता है दिल्ली से वहाँ लेक्चर के लिए, वहाँ उनसे मिलने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, तो एक छोटा सा रनवे बना हुआ है जहाँ इस तरह के चॉपर और यही लैंड करते हैं, प्लेन लैंड नहीं कर सकता। तो वो इनका जिमखाना का है, तो उसी जगह पे लैंड करना था। 11:45 पे सुलूर से ये चला, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट से, और 12:30 के लगभग का टाइम था लैंड करने का। चूँकि आर्मी और फोर्सेस का मामला होता है, ये लोग बड़े डिसिप्लिन होते हैं, टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। तो दिल्ली से लेकर सुलूर तक भी सब कुछ ठीक था, और सुलूर से लेकर वेलिंगटन तक भी अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ठीक दोपहर के 12:20 का वक्त होता है, और 12:20 पर एक जगह है कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ही, नंचापा छताराम कट्टेरी, ये कटेरी इलाके में पड़ता है, एक छोटा सा कस्बा टाइप का है, और ये पूरा इलाका जंगल से घिरा हुआ है, गहरे जंगल हैं यहाँ पर। और सुबह से ही मौसम ठीक नहीं था, बादल बेहद नीचे, कोहरा टाइप, और ऐसे जगहों पे ये मौसम वहाँ पे बड़ा आम है। एक तो हिली एरिया है, पहाड़ भी है, और आप अगर आप में से लोगों ने कुन्नूर, ऊटी बहुत सारे लोग गए हों, तो वहाँ का मौसम ऐसे ही होता है। जैसे इसको आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए, किसी भी आप हिल शिमला की तरफ जाएं, मनाली की तरफ जाएं, तो पल पल मौसम चेंज होता रहता है, कभी अचानक तेज़ धूप आएगी, कभी अचानक बादल घेर लेगा। तो मौसम आज वैसा नहीं था, खुला हुआ। इसी कटेरी इलाके में एक आंगनबाड़ी का केंद्र है, एक आंगनबाड़ी जहाँ सरकारी ये केंद्र है, जहाँ पे लोग काम करते हैं दिहाड़ी मजदूर के तौर पर, उन्हें पैसे मिलते हैं सब कुछ बाकी। तो उसी आंगनबाड़ी के एक शख्स ने अचानक देखा कि आसमान में एक तेज़ आग का गोला और धुआं बड़ी तेज़ी से, और वो नीचे की तरफ आ रहा है। वो थोड़ा पैनिक हुआ, घबराया, इसके बाद शोर मचाया। तब तक थोड़ी देर के बाद एक बड़े तेज़ धमाके की आवाज़ आई। हेलीकॉप्टर नीचे गिर चुका था, इसी कट्टेरी इलाके के पास जंगल के अंदर। उसने फ़ौरन भागकर खबर दी। अब धुआं जंगल से आसमान की तरफ उठ रहा था, दूर दूर से भी लोगों को पता चल रहा था कुछ हुआ है, और आवाज़ इतनी तेज़ थी कि एहसास हो गया था कि कुछ ऊपर से गिरा है। तो पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खबर दी गई, लोकल पुलिस तक खबर गई, लोकल फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया गया। बस दिक्कत ये थी कि जिस जगह पे यह हादसा हुआ वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। गाड़ियाँ आप छोड़िए, सड़क ही नहीं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता जो आमतौर पे जंगलों का होता है, क्योंकि उस घने जंगल के अंदर न कोई आबादी है, न बस्ती है, बस वो जंगल है। हाँ, जंगल के कुछ कुछ इधर उधर कुछ मकान ज़रूर बने हुए हैं, कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पे ये हादसा हुआ, जहाँ पे ये चॉपर गिरा, वो सिर्फ एक ऐसा इलाका था जो पथरीला भी इलाका है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बस सड़क नहीं है। अब वहाँ पैदल ही जाना है। किसी तरह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक को पता चला, वो लोग भागते हुए आते हैं। अब वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा क्योंकि मुश्किल है रास्ता।
इस बीच में उधर जो अपनी एयरफोर्स थी सुलूर की, उसका कांटेक्ट इस हेलीकॉप्टर से टूट जाता है, तो उन्हें भी लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। तब तक खैर कुछ देर के बाद गांव के लोग वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर है, उसमें से तब भी आग की लपटें उठ रही हैं और वहीं आसपास में कुछ लोग पड़े हैं, वो भी जले हुए हैं। फिर चॉपर की कुछ निशानियां थी, उसको देख के समझ में आ गया था कि ये आर्मी का है। फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी को खबर करती है कि आपका एक हेलीकॉप्टर यहाँ गिरा है। ये बात सुलूर एयरबेस तक पहुँचती है। एयरफोर्स को मालूम था कि इस चॉपर में कौन लोग हैं। इस देश का सबसे बड़ा अपने फोर्सेस का अफसर, कायदे से CDS से बड़ा अफसर अपने देश में, सेना में कोई नहीं है, चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो या नेवी हो, क्योंकि इन तीनों के बॉस थे वो। तो इधर वेलिंगटन में भी ये खबर पहुंच जाती है। वेलिंगटन चूँकि आर्मी का सेंटर है, दोनों जगह से, सुलूर से और वेलिंगटन से अब आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग भागते हैं, मौके पे पहुंचते हैं। इधर इस दौरान दिल्ली में भी खबर आती है, बट अभी तक कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ी देर में चेन्नई तक भी यह खबर पहुंचती है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर स्टालिन जो तमिलनाडु के हैं, वो फ़ौरन इत्तेफाक से उनके जो वन मंत्री थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर, वो वहीं कहीं आसपास में थे, उनको वो कहते हैं कि आप स्पॉट पे जाइए। वन मंत्री स्पॉट पे पहुंचते हैं और वो पहले शख्स थे जो इस हादसे की एक तरह से गवर्नमेंट के लेवल पे ऑफिशियल जानकारी देते हैं। और उस वक्त जब वो पहुंचे तब उन्होंने कहा कि 4 लाशें हमने देखी हैं, बाकी क्रिटिकल हैं और कुछ लोग मिसिंग हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। क्योंकि चॉपर जब गिरा तो कुछ लोग इधर से उधर भी गिरे। उसके बाद दिल्ली में ये पता चली, फ़ौरन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की, उन्हें डिटेल दिया, बट उस वक्त तक भी इंतज़ार कर रहे थे कि क्या है खबर। फिर यहाँ से एयरफोर्स के जो अपने चीफ हैं उनको कहा गया कि आप स्पॉट पे जाइए, उनको सुलूर भेजा गया दिल्ली से। राजनाथ सिंह जी खुद इसके बाद जनरल बिपिन रावत के घर 3 कामराज पहुँचे रोड। घर पे उनकी बेटी है। जनरल बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी, एक दिल्ली में ही वो वकील हैं और उनकी अभी शादी नहीं हुई है। अब इस दौरान में पूरी जानकारी भी वहाँ से आने में मुश्किल और दुश्वारी ये थी कि जंगल और पहुँचना मुश्किल, रिलीफ वहाँ तक पहुँचना मुश्किल, लेकिन आसपास के लोकल हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया और डॉक्टरों की टीम बाकी जगहों से भेजी गई। उधर अपनी आर्मी की सारी टीम थी। खबर आई कि दोपहर करीब 3:30 बजे डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में ये पूरी रिपोर्ट रखेंगे कि ये हादसा क्या हुआ। और उस वक्त तक पूरा देश ये जानना चाह रहा था, क्योंकि अब खबर आग की तरह फैल गई थी कि हमारे CDS जनरल बिपिन रावत उस चॉपर में थे और उनकी वाइफ। तो ये कोई खबर नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हुआ। और पहले गिनती आ रही है कि 4 मरे, फिर 7 की बारी आई, फिर शाम होते होते कहा गया 11 हैं, 3 क्रिटिकल हैं। फिर उसके बाद आया कि 13 लाशें मिल चुकी हैं, 1 क्रिटिकल है। तब तक वहाँ जितनी मदद हो सकती थी की जाने लगी। फिर एयरफोर्स के जो अपने चीफ हैं वो पहुँचते हैं वहाँ, वो जाकर पूरे हालात का जायज़ा लेते हैं और फिर वो वहाँ से दिल्ली को खबर देते हैं। तब यहाँ खबर मिलती है डिफेंस मिनिस्टर को और उसके बाद एयरफोर्स पहली बार शाम 6:05 पर ऑफिशियली अनाउंस करती है कि हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस जनरल बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही उनकी वाइफ मधुलिका रावत जी की भी मौत हो गई और 13 लोगों की अभी तक मौत की खबर है, 1 क्रिटिकल बताया जा रहे हैं। लेकिन दुश्वारी ये थी और जो लेट हुआ, डिले हुआ बताने में, करीब हादसे के 6 घंटे बाद, उसकी एक वजह है। खबर ये आ रही है सुलूर से कि जितने भी लाशें मिली हैं वो इस कदर जल चुकी हैं, इस कदर झुलस चुकी हैं कि किसी की शिनाख्त यानी कि आइडेंटिफाई करना उनको मुश्किल है। किसी को आप पहचान ही नहीं सकते। तो सिर्फ उसका एक ही रास्ता बचा है और वो है DNA। तो इस वजह से भी पहले, क्योंकि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है पहले फैमिली को बताना, फिर ये कि कंफर्म करना और हर तरह से कंफर्म करना, तो वो सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद शायद इसीलिए 6 घंटा लगा और शाम 6:05 पे ये अनाउंस किया गया। तो उसके बाद अब सारे लोगों की शिनाख्त जो है वो DNA के ज़रिए होगी, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किल यही आ रही थी कि लाश को कैसे आइडेंटिफाई करें। चॉपर में आग लग चुकी थी और उसके बाद यह हादसा हुआ। तो अब एक मुश्किल ये है, लेकिन करना पड़ेगा शिनाख्त और वो DNA के ज़रिए हो जाएगा। दूसरा अब ये है कि तमाम जो बॉडीज़ हैं उनको दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट
बाकी जितने भी इस देश के तमाम अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के स्टेटमेंट आए, सभी को शौक, और ये इस तरह से अचानक हुआ कि वाकई ये मतलब एक बेहद अफसोसनाक और मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ अचानक सुनने को मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ ठीक था 12:19 तक, लेकिन 12:20 पे हादसा हुआ। इसी के बाद अब सीडीएस हमारे बीच नहीं रहे। अब सवाल ये उठ रहा है कि एयरफोर्स ने इस मामले की जांच के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन क्या रीज़न हो सकते हैं? 2-3 वजह बताई जा रही है। एक कि शायद मौसम ख़राब था, और मौसम वैसे ही ख़राब था, ये है सही बात है। तो क्या मौसम की ख़राबी की वजह से, और जितने एक्सपर्ट्स हैं जो MI-17 सीरीज़ के जिन्होंने उड़ाया चॉपर, उनका कहना है कि इसको सबसे ज़्यादा खतरा सिर्फ मौसम से ही हो सकता है, बाकी ठीक है। तो एक रीज़न मौसम हो सकता है। दूसरा ये है कि क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, कोई तकनीकी ख़राबी, वो भी जांच के बाद पता चलेगी। तीसरी ये है कि क्या लैंड करने के लिए ये जो चॉपर है ये बहुत लो हाइट पे उड़ा था, बहुत इसकी उड़ान नीचे थी, और किसी पावर उससे टकरा गया हो, तो एक वजह वो भी हो सकती है, वो भी जांच में पता चलेगा। और चौथा ये है कि क्या ये पायलट की गलती है, लेकिन कहते हैं कि MI-17 सीरीज़ जब अपने VVIP गेस्ट को लेकर उड़ता है तो उस वक्त तक पूरे क्रू मेंबर को भी उसी हिसाब से तैनात किया जाता है, और इनके जो पायलट थे, स्क्वाड्रन लीडर जिनका नाम आ रहा है, वो बेहद तजुर्बेकार, तो उम्मीद नहीं है कि गलती की गुंजाइश, ये ह्यूमन एरर हो, तो बाकी जो होगी वो क्लियर होगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 6 साल पहले 2 फरवरी 2015 को जनरल बिपिन रावत एक और हेलीकॉप्टर का शिकार हुए थे, एक्सीडेंट। उनके साथ तब उनके 3 और आर्मी के दोस्त थे। हालांकि वो उस वक्त जनरल नहीं हुआ करते थे, आर्मी चीफ भी नहीं थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, बिपिन रावत। और तब वो चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे, और नागालैंड के दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में एक रंगा पहाड़ हेलीपैड है, वहाँ से इस चीता हेलीकॉप्टर में इन्होंने उड़ान भरी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और चीता जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश करके नीचे गिरा। लेकिन खुशनसीबी ये थी कि इन सभी को सिर्फ मामूली चोटें आईं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और सभी बच गए। लेकिन आज 6 साल बाद किस्मत ने दगा दे दिया, और वो उसी एक दूसरे हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार हो गए। अगर जनरल बिपिन रावत जी से पहले बताऊं तो इससे पहले करीब 28 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें किसी सीनियर आर्मी अफसर की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी। ये बात 1993 की है, और तब भी MI सीरीज़ का ही एक चॉपर था। MI सीरीज़, हालांकि वो MI सीरीज़ के जैसे 17 है तो 16, 15, 14, वो शायद 14, 15 होगा या 13 होगा। उस वक्त जो है वो GOC INC ईस्टर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, जमील महमूद, और ये भूटान के दौरे पर थे, और इनकी वाइफ भी इनके साथ थी। और तब भूटान में ये चॉपर क्रैश कर गया, इनके साथ इनकी वाइफ की भी मौत हुई, और एक और सीनियर आर्मी के अफसर थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो इस वक्त इंडिया में 150 MI-17 सीरीज़ के हेलीकॉप्टर हैं, और हादसा क्यों हुआ ये शायद आगे जांच के बाद पता चलेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बिपिन रावत जी के बारे में बताता हूँ। मुझे मौका मिला कम से कम 3 बार उनसे मिलने का, और एक बार मैं जब मिला तो उनकी वाइफ भी साथ में थी। मतलब एक आर्मी अफसर, एक आर्मी चीफ, और उसके बाद इतना डाउन टू अर्थ, मिलनसार, बात करने के लहजे से भी आप देखें तो मतलब बड़े कम लोग होते हैं जिनसे आपको मिलके खुशी लगती है, और ये फिर डर चला जाता है कि यार ये आर्मी अफसर को हम लोग वैसे भी हम लोग सोचते हैं इतना कड़क, और ये पता नहीं क्या, कैसा मूड, कैसा मिजाज। लेकिन बिल्कुल एकदम आम जैसे इंसान वैसी बातचीत, प्यार से कंधे पे हाथ रख के बात करना। तो वो तीनों मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे उनके बारे में सब कहना पड़ेगा। करीब 43 ईयर्स बैक, 43 साल पहले, 16 दिसंबर 1978 को बिपिन रावत ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था, 16 दिसंबर 1978 को, और तब उनकी भर्ती हुई थी गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में। ये उनकी करियर की शुरुआत थी। और इनकी जो पैदाइश है, जन्म है, ये 16 मार्च 1958 को बिपिन रावत का जन्म हुआ था उत्तराखंड में।
और ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में बड़ा फेमस है उत्तराखंड का। और एक चीज़ ये भी कहते हैं, जो अब जनरल बिपिन रावत कहते हैं कि ये जो रावत जो है ये एक तरह से मिलिट्री टाइटल जो राजपूतों को गढ़वाल के शासकों ने दिया था। और जनरल बिपिन रावत के फादर जो है वो भी सेना में थे और उनका नाम लक्ष्मण सिंह रावत, और सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। बहुत बड़ा ये पद होता है। और ख़ुद लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत 2015 तक थे। इन्होंने देहरादून के कैम्ब्रिन हॉल स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। फिर ये शिमला गए और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ाई की। फिर उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून का जो फेमस, वर्ल्ड फेमस, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। और एक बार इन्हें स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर भी मिला इसी IMA में उनको। और फिर हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए, अमेरिका में पढ़ाई की। फिर वहाँ से वापस लौटने के बाद इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज़ की पढ़ाई की। फिर MPhil किया, फिर मैनेजमेंट में डिप्लोमा लिया, फिर कंप्यूटर का दौर आया तो कंप्यूटर स्टडीज़ में भी डिप्लोमा लिया। और ये 2019 में पहले शख्स थे जनरल बिपिन रावत जिन्हें CDS बनाया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले ये पोस्ट ही नहीं था कि तीनों सेनाओं को मिलाकर उनका एक बॉस। 2019 में जब ये रिटायर हुए थे सेना अध्यक्ष के पद से तब। और जैसा मैंने आपको बताया कि 16 दिसंबर 1978 को पहली बार गोरखा राइफल से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। 31 दिसंबर 2016 को इनको इंडियन आर्मी का हेड बनाया गया था, थल सेना अध्यक्ष। और तब उस वक्त 2 और थे दावेदार इस पोस्ट के लिए और वो उनसे सीनियर थे। लेकिन इनकी काबिलियत, इनकी महारत को देखते हुए, इनके जुझारूपन को देखते हुए तब सरकार ने 31 दिसंबर 2016 को जनरल बिपिन रावत को भारतीय सेना का अध्यक्ष बनाया था। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सारे इनाम भरे पड़े हुए हैं इनके नाम पर। और हाल में आपको याद होगा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें कहते हैं कि एक दिमाग बिपिन रावत का भी था पूरी प्लानिंग और बाकी चीज़ों में। और इन्होंने उस सर्जिकल स्ट्राइक में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। करगिल युद्ध में जनरल बिपिन रावत का एक बहुत बड़ा रोल था जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। जो इनकी वाइफ मधुलिका रावत ज़्यादातर हमेशा साथ रहती थी। और एक हमारे यहाँ एक कस्टम है, वो ये है कि जो हमारा आर्मी का हेड होता है, थल सेना अध्यक्ष, तो उनकी वाइफ जो होती हैं वो हमेशा बड़े फंक्शनों में तो साथ रहती हैं, लेकिन साथ में एक और चीज़ है, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन AWWA, उसकी वो हमेशा अध्यक्ष होंगी। जो अपने आर्मी के चीफ होंगे उनकी वाइफ। तो मधुलिका रावत भी इस वक्त आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। और जितने भी लोग जो अपने जवान हैं, जो शहीद होते हैं, उनकी विधवाओं की जिम्मेदारी, उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना, ये सारी चीज़ें इनके ज़िम्मे आती हैं। मधुलिका रावत, हालांकि बिपिन रावत उत्तराखंड के हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश से आती हैं। और मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जगह है जहाँ के शायद अपने भी जो CM हैं चौहान साहब, उनका भी ताल्लुक़ उधर ही से है। तो ये वहाँ मध्य प्रदेश के शहडोल से इनका ताल्लुक़ है। और रियासतदार वहाँ के कुंवर मृगेंद्र सिंह की ये बेटी हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली में की थी और वो भी मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में। और शुरू से ही आखिर तक ये लगातार दोनों साथ रहे, हर फंक्शन में साथ रहे। और आज देखिए जब ज़िंदगी को छोड़ने का वक्त आया तब भी दोनों साथ थे। अफसोस की बात यह है कि दोनों अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ गई हैं। एक बेटी की शादी हो गई, अभी दूसरी की नहीं हुई है। और इतना बड़ा गम, इतना बड़ा सदमा। हालांकि कहते हैं आर्मी के जो लोग होते हैं उनका परिवार उनका सिर्फ अपना घर वाले नहीं होते, पूरा देश उनका परिवार होता है। और ऐसे में हम सब का फ़र्ज़ है कि हम सब एक परिवार की भूमिका निभाएं। तो यही दुआ है कि ऊपर वाला उन्हें, उनके साथ जो बाकी उनकी पत्नी के अलावा 7 लोग और जो थे आर्मी से हमारे, वो जो क्रू मेंबर थे 5, उन सभी को आत्मा को शांति दे और इस दुख को झेलने की हिम्मत दे। तो आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।